हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमारे दो टॉपिक हमें कवर करना है। एक तो भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता के बारे में, दूसरा हमें अप्रकट रंग भेद के बारे में। मतलब जो आप देख नहीं पाते स्पष्ट रूप से लेकिन फिर भी रंग भेद है, उनके बारे में हमें जानना है। ये आखिरी टॉपिक है कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 4 के। क्या है अध्याय? जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इन टॉपिक को, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें इन दो टॉपिक को और कवर करना है कि भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता और साथ ही साथ अप्रकट रंग भेद के बारे में भी बात करनी है। तो विविधता शब्द जैसे आता है तो विविधता का मतलब क्या हो जाता है आप जानते होंगे। विविधता का मतलब क्या होता है? कई प्रकार के। विविधता का मतलब क्या होता है? कई प्रकार के, है ना। क्या हो जाता है? कई प्रकार के। और इस विविधता के साथ हमने क्या चीज कर दी, लेकिन ये कई प्रकार के कहां पर, मतलब जिस भी चीज के साथ आगे लगाएंगे उसमें नंबर ऑफ वैरायटी, मतलब उसके कई सारे प्रकार बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कई सारे प्रकार कहां बढ़ेंगे? एक निश्चित सीमा के अंदर। कहां? एक निश्चित सीमा के अंदर। कहां बढ़ेंगे? एक निश्चित सीमा के अंदर कई सारे प्रकार बढ़ जाएंगे। दूसरी बात देखिए, अब विविधता के अंदर जो भी आप चीज ऐड करते जाएंगे, जैसे मान लो आपको भाषाई विविधता की बात करनी है, हमने पढ़ी है, आपको याद होगा। भाषाई विविधता जैसे आप बोलेंगे तो एक निश्चित सीमा के अंदर बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं को क्या कहते हैं? भाषाई विविधता। क्योंकि हमारे टॉपिक की हेडिंग क्या है? हम सामाजिक और धार्मिक विविधता की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम जैसे ही सामाजिक बात ऐड कर देंगे और साथ ही साथ यहां पर धार्मिक ऐड कर देंगे तो फिर हमको क्या करना है? अब ये सामाजिक धार्मिक विविधता की जो बात हो रही है ये क्या हो जाएगी कि एक निश्चित सीमा के अंदर समाज के विभिन्न प्रकार और धर्म, अलग अलग धर्मों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे? सामाजिक और धार्मिक विविधता। मतलब जिस भी शब्द के साथ विविधता हम जोड़ देंगे तो उसमें नंबर ऑफ वैरायटी, उससे कई सारे प्रकार आपको ऐड करने हैं, साथ ही साथ एक निश्चित भौगोलिक सीमा में। जैसे हम अपने देश के अंदर की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की तो बात नहीं करेंगे ना, देश के अंदर की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, तो क्या हो गई? उस सीमा के अंदर की ये भौगोलिक विविधता हो जाती है। क्लियर? तो अब देखें हम कैसे पता लगाते हैं ये आपके अंदर कितने धर्म है, क्या सामाजिक विविधता है। तो हमारे यहां पर जनगणना होती है ना। जनगणना क्या कहलाती है? जनगणना का मतलब होता है जन की गणना, है ना। क्या हो जाता है? जन की गणना। जन की गणना मतलब लोगों की गिनती करना, ऐसे गिनना 1 2 3 4, तो ऐसी जनगणना ये स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल आया कि सर ये जनगणना क्यों करवाते हैं? तो जनगणना करवाने के पीछे कारण यह है ताकि हमें पता चले कि हमारे देश में लोग कितने हैं। अब हम जनगणना में कई प्रकार के सवाल पूछते हैं, जैसे धर्म संबंधी सवाल पूछते हैं, जाति संबंधी सवाल पूछते हैं, उम्र संबंधी सवाल पूछते हैं, है ना, शहरी और ग्रामीण संबंधी सवाल पूछते हैं। ये हमें इसलिए रखना पड़ता है ताकि हम जब कोई विकास की योजनाएं बनाए तो हमको पता चले कौन से लोग विकसित हैं, कौन से अविकसित हैं, कौन सा क्षेत्र है जहां विकास की ज्यादा जरूरत है, कौन सी ऐसा समुदाय है, कौन सी जाति है जो भी विकास की राह पर नहीं आ पाई है, भी दलित या शोषित है, वंचित है। तो हमें उनके लिए कुछ कार्यक्रम करने और सरकार को पता चले तो क्या करें? इसके लिए क्या करते हैं भाई? जनगणना का हम करते हैं, हर 10 साल में गिनती करते हैं। तो जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के उसमें हम धर्म को भी दर्ज करवाते हैं, है ना। तो ऐसे क्या है, हम जाति पूछते हैं, उम्र पूछते हैं। आपने देखा हो कई बार शिशु वाला भी आता है, बच्चों वाला भी आता है, पुरुषों का, साक्षरता, बहुत सारी चीजें जनगणना में आती हैं। तो ऐसे क्या है, हम धर्म को भी दर्ज करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे देश में कितने धर्म के लोग हैं। जब कई सारे धर्म के लोग होंगे तो हम क्या कहेंगे? भारत की धार्मिक विविधता। जनगणना विभाग के आदमी क्या होते हैं? घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातें जो लोग जो कुछ बताते हैं वो सब क्या करते हैं? लिखते आते हैं। ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज कर लेते हैं। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है तो उसके आगे नास्तिक भी लिखते हैं, या किसी धर्म को नहीं मानता है तो उस फॉर्म में वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ये हमें लिखना पड़ता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनकी अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास क्या होती है? विश्वसनीय सूचनाएं होती हैं, जानकारी होती है। अब हमें एक पाई चार्ट दिया गया होगा, उसके माध्यम से हम देख लेंगे, लास्ट में मिलेगा हमें, उसके माध्यम से हम समझ लेंगे। आजादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफी बढ़ी है पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज्यादा नहीं बढ़ा। मतलब अनुपात लगभग उतना ही रहा है।
प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुस्लिम, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। मामूली मतलब बहुत कम घटा बढ़ा है। यहाँ पर लगभग अगर हम कह दें कि स्थायी है तो कोई गलत बात नहीं होगी, लगभग वैसा ही देखने को मिलता है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ गया है कि दूसरे धार्मिक समुदाय उनसे पीछे रह गए। ये चर्चा होती रहती है ऐसी कई बार। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, जिसे सच्चर समिति के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं सच्चर समिति किसके लिए बनाई गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम्स का एनालिसिस करने के लिए बनाई गई थी। तो सच्चर समिति के आकलन से स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ा है, लेकिन अगले 50 सालों में भी 50 साल में भी ये बढ़वार मतलब जो बढ़ोतरी हो रही है वो 3-4% तक ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। इससे साबित होता है कि व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है, कोई बड़ा उलटफेर आप नहीं देखने वाले हैं। यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। चूंकि हमने ये देख लिया कि भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म हम देखेंगे भी, ऐसी ही बात जाति समूह पर, तो हमें भारत की सामाजिक संरचना के बारे में पता चलेगा। जनगणना में 2 विशिष्ट समूहों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। अनुसूचित जाति, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति जिनको एसटी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, है ना। ये समाज के 2 वर्गों के बारे में हमें स्पेशल गिनती करना पड़ती है। ये दोनों बड़े समूहों में से सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं, जिनका नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज होता है। ये क्या है? समाज के पिछड़े, वंचित और शोषित लोग हैं, तो इनके बारे में भी गिनती करनी पड़ती है कि इनको कैसे मुख्य धारा में और लाया जाए। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगा दिया गया है। अनुसूचित क्यों लगा है? क्योंकि इनकी जाति और जनजातियों के नाम अनुसूची में दर्ज किए गए हैं, इस कारण से इनको अनुसूचित कह दिया गया है। अनुसूचित जातियों में आमतौर पर इनको क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति को आमतौर पर दलित भी कहते हैं, कई सारी जगह हरिजन भी कहते हैं। एक शब्द चलता है दलित, है ना, जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो दलित भी इनको कहा जाता है। समानता ये हिंदू जातियां, समानता वे हिंदू जातियां इसके अंतर्गत आती हैं जिन्हें हिंदू व्यवस्था में अछूत समझ लिया गया था या अछूत माना गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि इनके साथ ही अस्पृश्यता का व्यवहार होता था, इनके साथ ही क्या है, छुआछूत वाली बात आती थी कि इनके साथ ही ऐसा हुआ करता था। तो अब आपको समझ रहा है कि छुआछूत की जो दिक्कत थी वो सबसे ज्यादा किसके साथ थी? तो सबसे ज्यादा छुआछूत जो हुआ है वो अनुसूचित जाति के साथ हुआ है। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से भी देखते थे। इनको मतलब ऐसे ही कई सारे, आप एक पिक्चर बनी है धर्म, अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सा आपको समझ में आएगा उसके बारे में। कैसा छाया तक पढ़ना, कई सारे लोग बोलते थे, अरे, तो आप समझ सकते हैं कितना, अगर आप अपना हाथ काटोगे और इनका हाथ काटोगे लाल निकलेगा। आप वही रोटी खाते हो, ये वही रोटी खाते हैं। लेकिन सामाजिक व्यवस्था के आधार पर इनको इतना निम्न मान लिया गया और इनका इतना शोषण हो गया। अगर आप चाहें तो कई सारी चीजें आपको ऐसे यूट्यूब पर मिल जाएंगी देखने के लिए। तो ये क्या है, ये बहुत शोषित माने गए, वंचित माने गए, है ना। तो इनको, इनके साथ ही छुआछूत जैसी घटनाएं भी हुई। अनुसूचित जनजातियां, जिन्हें आमतौर पर आप क्या कहते हैं, आदिवासी समुदाय कहते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आदिवासी समुदाय कहते हैं। ये वे समुदाय इसमें शामिल होते हैं जो अमूमन पहाड़ी पर रहते हैं, जंगली इलाकों में रहते हैं, जिनका बाकी समाज से ज्यादा मेल जोल नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोग हमारी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलते, उनकी अपनी एक अलग व्यवस्था होती है, उसके हिसाब से चलते हैं। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और जनजातियों का हिस्सा 8.6% था, है ना। पूरी आबादी की अगर बात करें तो 16.6% और जनजातियों का हिस्सा जो है वो 8.6% हमको देखने को मिलता है। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती है। पिछले कक्षा 9वीं में हमने चर्चा भी करी थी इसके बारे में। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है, इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सर्वे होता है जो, है ना, नेशनल सैंपल सर्वे होता है, NSS, तो उसके 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। मतलब पूरी आबादी का लगभग 41% आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा आपको देखने को इनका मिलेगा। अब आप विभिन्न धार्मिक समुदाय, जो हमने पाई चार्ट की बात करी थी, आप देख पा रहे हैं कि हिंदू लगभग आप देख पाएंगे 79.8% के आसपास है। 2011 का डेटा देख रहे हैं। मुसलमान जो है वो 14.2% के आसपास है, ईसाई 2.3% है, सिख 1.7%, तो अन्य के अंतर्गत 2% गए, जिसमें बौद्ध 0.7 शामिल है, जैन 0.4 शामिल है, अन्य धर्म
0.7 है और कोई धर्म नहीं मानने वाले लोगों की संख्या 0.2% है। तो ये क्या है, आप अभी भी देख पा रहे हैं कि अभी बड़ा समुदाय क्या है, हिंदू ही बड़ा समुदाय है। दूसरा बड़ा समुदाय क्या है, मुस्लिम दूसरा बड़ा समुदाय है। तीसरा बड़ा समुदाय ईसाई पर आएगा, चौथा सिख को देखेंगे और इसके बाद फिर आप आज बौद्ध की बात करेंगे, फिर जैन की बात करेंगे। अब एक और बात आती है जिसमें हमें अप्रकट रंग भेद के बारे में बात करनी है, मतलब जो पहले से प्रकट नहीं होता। रंग भेद मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर भेद करना, उस रंग भेद की बात की गई है। अब ये आपने देखा होगा जब हमने गांधी जी को पढ़ा था तो उस टाइम पर हमने बताया था कि साउथ अफ्रीका जब गांधी जी गए थे, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, तो उनके साथ भी रंग भेद हो गया था। और उन्होंने पहली बार देखा था गोरे काले के आधार पर किसी देश की सरकार भी विभेद करती है, वहां से ये चीजें निकल कर आती हैं। एक कविता टाइप की लिखी गई है, ये इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों चले जाते हैं जो विदेश, बोलते हैं पराई भाषा, पहनते हैं अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते सदियों तक, पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बेगैरतों से मैं पूछता हूं क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे कि क्या होता है छुआछूत, है ना। चूंकि रंग के आधार पर हो रहा है, रंग के आधार पर करते हैं। और आप कई सारी कहावतें भी आप देखते होंगे रंग के आधार पर बना देते हैं। क्या यह ईश्वर की तरह से अविनाशी है, मतलब भगवान ने ऐसा तैयार करके दिया है। कैसा होता है अछूत, किसकी तरह दिखता है, क्या वह खुद में कोढ़ की तस्वीर क्या खुद में कोढ़ की तस्वीर होता है या फिर धर्माधीशों का दुश्मन होता है। मतलब अगर आप देखें किसी को भी तो उसकी भी दो आंखें होंगी, दो हाथ, दो नाक, दो कान, है ऐसे होगा, एक मुंह, दो पैर, सर होगा, बाल होंगे, सब होगा, ऐसा सारी व्यवस्था होगी। तो फिर ऐसा अछूत क्यों मान लिया गया, क्योंकि व्यवस्था बन गई है। तो उसी के विरोध में एक कविता लिखी गई है कि भगवान ने बनाया या धर्माधीशों ने बनाया जो धर्माधीशों का दुश्मन है। क्या वह विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नास्तिक। क्या उसने कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, या वो नास्तिक है, वो पूजा भी करता है। आप देखते हैं उनके द्वारा पूजा पाठ भी की जाती है। बताओ मुझे क्या जवाब होगा तुम्हारा, क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे कि मैं ही हूं अछूत। तो आदमी नहीं कह पाता। आप देख पा रहे हैं ना, ये रंग जो अंतर आप देख पा रहे हैं, ये अंतर आपको देखने को मिलता है, ये बिल्कुल समाज में है। इसी से मैं कहता हूं इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ो या फिर युद्ध करो। बाबूराव बागोल की कविता का ये हिंदी अनुवाद किया गया है जिसमें अप्रकट रंग भेद के बारे में उन्होंने बताया है। स्पष्ट रूप से तो नहीं है जैसा दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन अप्रकट तरीके से रंग भेद है। छुआछूत भी हो रही है, छुआछूत तो आप लोग जानते ही हैं। सारी व्यवस्थाएं भारतीय समाज में आपको देखने को मिल रही है कि ये कुछ कमियों के साथ भारतीय समाज आगे बढ़ रहा है, जिनको हमें धीरे धीरे और खत्म करना है। और आगे आने वाले समय में हर प्रकार के विभेद को खत्म करना है, हर प्रकार की छुआछूत को खत्म करना है, ताकि देश के हर एक व्यक्ति साथ में मिलकर आगे बढ़ सके। ये हमने सारी बातें करी कि भाई कैसे हम छुआछूत के ऊपर बात करते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि ये चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अब आपको क्वालिटी वीडियो देखने के लिए किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। कौन कौन से वीडियो आप देख पाते हैं, ये सारे कोर्स हैं। सीबीएसई हिंदी मीडियम का भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, यूपी बिहार बोर्ड भी है, एनटीएससी ओलंपियाड, ये सारे कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिलते हैं। ये सारे वीडियो आप कहां देख पाएंगे, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, तीनों जगह ये वीडियो आप देख सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। अगर इन सब के माध्यम से आप जुड़ जाते हैं तो कोई लाइव सेशन होना है, कोई नई चीज आ रही है, कोई तो ऐसी हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी डालते रहते हैं ताकि आपके पास तक जानकारियां पहुंचते रहें। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। कोई डाउट है तो उनको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।